Hello everyone, welcome to our healthcare series presented by SSB Heart and Multi-Speciality Hospital. I am with you, Shikha Yadav. More than 26 years of experience, the best senior interventional cardiologist who take care of his patients with compassion, none other than Dr. S.S. Bansal, who wrote a book named All You Need to Know About Heart. क्या कुछ खास है इस बुक में? इस बुक में बताया गया है हार्ट की स्ट्रक्चर, उसके बेसिक फंक्शंस, हार्ट में होने वाली हर तरह की प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में. तो लेट्स डिस्कस विद डॉक्टर एस बंसल रिगार्डिंग दिस बुक. डॉक्टर बंसल, वेलकम टू द शो. Thank you, Shikha. Dr. Bansal, as we all know, you are a senior most and best cardiologist. और आपने अभी तक न जाने कितने पेशेंट्स की लाइफ को सेव किया है. Thank you. और अब आपने एक बुक को भी लिखा है. किस तरह ये आइडिया आपके माइंड में आया? वैसे तो हार्ट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जी हार्ट की बुक्स लिखने लगो तो एक एक टॉपिक पे पूरी पूरी बुक बन जाती है. जी लेकिन मैंने ये बुक इसलिए लिखी थी कि भी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो रेलेवेंट बातें हैं, जी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हार्ट पेशेंट के और हार्ट पेशेंट के रिलेटिव्स, उनको जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैंने लिखी है. इसीलिए इसका नाम मैंने लिखा है ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट. जी मतलब आपको कितनी ज़रूरत है, कितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, मैंने उसको एक संक्षिप्त में, ब्रीफ में, लेमैन्स लैंग्वेज में, टेक्निकलिटीज़ में ना जाके जी सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि लोग इसको इजीली समझ सकें. जी और ये मेरा आइडिया इसीलिए था कि लोगों के ना बहुत क्वेरीज होती थी. मेरे 26 इयर्स की प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स जी जो हैं इतने सवाल पूछते हैं, फिर भी क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट और उनके टाइम में कई बार उनके दिमाग में सारे सवाल आते नहीं हैं जी और कई बार वो हेजिटेट करते हैं पूछने में, तो उनकी कुछ क्वेरीज रह जाती थी. जी तो मुझे लगा कि मैं अपने पेशेंट्स की ये क्वेरी जो रह जाती हैं अपनी बुक के जरिए एक उनको वो इन्फॉर्मेशन भी दूं जिनकी मैं एंजियोप्लास्टी करें हम या बाईपास करें या जिनको ओपीडी में देखें, और तो उनकी जो कुछ क्वेरी जो रह जाती हैं वो सारी इस बुक में कवर हो जाएं, जी ताकि उनको जो है घर जाके वो आराम से इसको पढ़ लें और उसके बाद उनकी फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो उसको नेक्स्ट विजिट में दे कैन डिस्कस. तो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ राइटिंग ए बुक. बट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हैव बीन टेकन बाय मैनी पीपल जी who have heart disease or where one of their relative is having heart disease, and they ask for this book from us. And it is available on Amazon, and it is people can access it from Amazon also. And I think because this book has been written in such a way that people can understand it very easily. जी So that was the whole idea of writing this book. डॉक्टर बंसल, हम सबको पता है शेड्यूल आपका बहुत बिजी रहता है, आपकी कॉन्टिन्यूस ओपीडीज रहती हैं पेशेंट्स के साथ. उस बिजी शेड्यूल में से आपने किस तरह टाइम को मैनेज किया और कब इस बुक को लिखा, ये भी जानना चाहूँगी. ये बड़ा मेरे लिए मुश्किल काम था बिकॉज हॉस्पिटल में यूजुअली मैं सुबह आने के बाद ओपीडी के बाद मुझे प्रोसीजर करने होते हैं, एंजियोप्लास्टीज और हार्ट के होल बंद करने या वाल खोलने. जी तो रात के 9 तो हॉस्पिटल में बजते हैं. उसके बाद देन यू गेट टायर्ड. तो फिर मैं हर संडे इसको लिखता था. जी मुझे कई संडे लगे और इसको सिंप्लीफाई करा. पहले थोड़ा टेक्निकल लग रहा था मुझे, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. फिर भी मुझे लगा कि इसको और सिंप्लीफाई किया जाए. तो जो लोगों के रूटीन क्वेश्चंस होते हैं, जी फिर मैंने इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तब्दील कर दिया, तो जिससे लोग इसको अच्छे से समझ सकें. जी तो इसमें मेरे 2 साल लग गए. इसको सिंप्लीफाई भी करा, टेक्निकल वर्ड्स हटाए जी और इसको बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट किया. और बिकॉज संडे के संडे ही हो पाता था तो इसलिए इसको टाइम लगा थोड़ा लिखने में, पर लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक सिद्ध हुई है. जी तो आपने टाइम डेफिनेटली ज़रूर लिया, लेकिन उसके बाद एक इजी फॉर्मेट में एक ले मैन के लिए आपने हार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट कर दिया. अगर किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम है
बुक को पढ़ सकता है, सारी जी। चीज़ों को समझ सकता जी, है। जी, जी। डॉक्टर साहब, कंटेंट के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को मिलेगी, और जी। साथ ही मैं चाहूँगी कि आप उस बुक को हमें दिखा भी हैं, हमारे जी, जी, व्यूअर्स जी। को भी दिखाएं। ये ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट, ये मेरी बुक है। जी। इसमें फ्रंट पेज पे तो हमने ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट लिखा है और अपने बारे में थोड़ा सा, हॉस्पिटल जी। कौन सा है, नाम मेरा। पीछे इसके हमने पेशेंट को बताया है कि भी आपको किस तरह से हार्ट की बीमारी को पहचानते हैं आप, जी। क्या लक्षण होते हैं जिसको आपने इग्नोर नहीं करना, और जो हार्ट का पेन है वो लेफ्ट साइड में नहीं होता, वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो वो हमने पिक्टोरियल इसमें लास्ट पेज पे दिया है, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जी। उसके अलावा हमने इस बुक में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट कॉमन डिजीज़, जी। हार्ट की जो कॉमन डिजीज़ हैं जिससे लोगों की डेथ हो रही है, वो बेसिकली है कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से जो ब्लॉक बनते हैं हार्ट की आर्टरीज में, जिनको हम कोरोनरीज कहते हैं, उनकी वजह से जो ब्लॉक बनते हैं उनसे एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, हार्ट अटैक होता है। लोगों को उसके बारे में डिफरेंस क्या है इन तीनों चीज़ों में, एंजाइना में, अनस्टेबल एंजाइना में, हार्ट अटैक में, वो इसको सिंप्लीफाई करके समझाया गया है। और तीनों के लक्षण में क्या फ़र्क होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, किस में उन चीज़ों का रिस्क है, जी। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद फिर मैंने इसमें कोशिश की है कि हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं जो हार्ट के सरफेस पे चलती हैं, वो कहाँ, कौन सी आर्टरीज़ होती हैं, पेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ होता है, ब्लॉक कैसे बनता है, तो क्लॉट कैसे बनता है। उसके बाद हमने इसको ना पिक्चर्स के सहारे थोड़ा सा बुक को इंटरेस्टिंग बनाया है जी। कि ताकि लोग इसको समझ भी सकें और पिक्टोरियल वे में इसको अच्छे से एंजॉय भी कर सकें, चीज़ों को समझ भी पाएँ। जैसे ये इको टेस्ट है तो इको मशीन दिखाई है, ट्रेडमिल टेस्ट है तो ट्रेडमिल मशीन दिखाई है। तो जिस चीज़ के बारे में लिखा है उसको साथ में उसकी पिक्चर्स दी हैं। जी। सीटी स्कैन से आजकल हार्ट की ब्लॉकेज बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाती है, तो इन्वेजिव टेस्ट नहीं करना पड़ता, एंजियोग्राफी सीटी स्कैन पे ही हो जाती है विद सिंपल इंजेक्शन। ओके। तो वो आजकल बड़ी हाई एंड मशीन्स आ गई हैं, तो उस मशीन के बारे में किसको करवानी चाहिए एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन पे जी। ओपीडी बेसिस पे हो जाती है, एडमिट होना नहीं पड़ता। तो हु शुड गो फॉर इट, व्हेन दे शुड गो फॉर इट, वो सारा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जी। फिर उसके अलावा इसके अंदर सारा बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है वो बॉडी के किसी भी आर्टरी में हो सकता है, हार्ट में, ब्रेन में, इंटेस्टाइन की आर्टरी में, किडनी की आर्टरी में, पैरों में, हाथों की आर्टरीज में, तो वो सारा वेस्कुलर सिस्टम दिखाया गया है। जी। और उसके अलावा सिम्टम्स कहाँ पे होते हैं, किस तरह से टिपिकली हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट करती है, कैथ लैब क्या होती है जी। जिसके ऊपर जहाँ पे हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं या हार्ट के होल क्लोज करते हैं, जी। या हार्ट का बिना सर्जरी के हार्ट के वेल खोलते हैं या रिप्लेस करते हैं, वो सारा काम कैथ लैब पे होता है। ओके। तो उसके बारे में आइडिया दिया गया है। आईसीयूज में पेशेंट को रखना और कौन कौन से टेस्ट करने, उसके बारे में आइडिया दिया है। फिर हमने एंजियोप्लास्टी क्या होती है, कैसे की जाती है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है। फिर एंजियोप्लास्टी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ताकि जिसकी एंजियोप्लास्टी हुई है उसको एंजियोप्लास्टी के बाद ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ओके। क्लॉट बनने का रिस्क होता है, दोबारा ब्लॉकेज आने का रिस्क होता है। ये सारी बातें, किसको कितना कितना इन चीज़ों का रिस्क है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जी। उसके बारे में लिखा है। एंजियोप्लास्टी के बाद लाइफ में क्या चेंज आना चाहिए, कैसे आपको रहना है, एक नॉर्मल लाइफ कैसे लीड करनी है, और बैक ऑफ माइंड में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जी। तो जितने लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई है उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर पेशेंट्स जो हैं उनको एंजियोप्लास्टी के बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम अपना कैसा रखना चाहिए। ओके। और उसके बाद डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाइट, अगर हार्ट पेशेंट्स की डाइट ठीक हो तो 30% फ्यूचर रिस्क उनका कम हो सकता है। ओके। तो उसके लिए मेडिटेरेनियन डाइट एंड डैश डाइट साइंटिफिकली प्रूवन डाइट्स हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में इसमें लिखा है। तो वो और उनसे उसमें ऑल्टरनेटिव्स भी दिए हैं।
तो जो डाइट, जो प्रूवन डाइट है वर्ल्ड में जिससे हेल्प मिलती है, उसको बड़ा डिटेल में अच्छे से इसमें समझाया गया है जी। और साथ में उसकी पिक्चर्स दी गई हैं। फिर अल्कोहल के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, जितने रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, उनके बारे में लिखा है। जी। फिर आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैरिड लाइफ के बारे में, और सारी चीज़ें इसको हमने ना जो इम्पोर्टेंट लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है मैंने। उसके बाद सबसे बड़ी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स दी हुई हैं कि जो बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं एंजियोप्लास्टी के बाद, और नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है। और दूसरा, फिर अगर बाईपास कराई है तो बाईपास के बाद एक्सरसाइज कब करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कौन सी मेडिसिन ज़रूरी हैं लेनी, वो सारी बातें हमने बताई हैं। उसके बाद हार्ट के जो वाल्व सर्जरीज हैं, हार्ट के वाल्व चेंज कराते हैं, उनके लिए ब्लड थिनर देते हैं हम, एसीट्रोम या वारफरिन। उसमें कौन सी खाना उसमें बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, तो वो कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है जी। उसका कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं। थोड़ा जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चीज़ें, उनको हमने सिंप्लीफाई करा है जी। उसके बाद जब किसी का हार्ट बंद हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो उसको कैसे रिवाइव करना है ताकि वो हॉस्पिटल उस बिना डेथ हुए हॉस्पिटल पहुंच सके। जी। तो वो सारी चीज़ों को मैंने टच अपॉन किया है, और इतनी इन्फॉर्मेशन एक लेमैन के लिए काफ़ी है। तो मैंने इसको ब्रीफ में गागर में सागर बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, मतलब ये ब्रीफ में तो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि वो कंप्लीट है। जिस तरीके से एक एक पॉइंट आपने मेंशन किए हैं, जितनी भी क्वेरीज होती हैं हार्ट पेशेंट की जनरली या उनके रिलेटिव्स की, क्या होगा, कैसे होगा, कितना करें, कितना ना करें, चाहे वो डाइट हो, एक्सरसाइज हो या प्रोसेस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बुक को जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है बुक आपकी? ये हमारे हॉस्पिटल में तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आप अमेज़ॉन पे टाइप करेंगे ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट जी, तो आपको ये बुक दिखाई देगी अमेज़ॉन पे जी। वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं जी। इसकी हमने कॉस्ट भी बिल्कुल मिनिमम रखी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हम इसको सेल कर रहे हैं। ओके। तो जो भी पेशेंट्स जिनकी बाईपास हो चुकी है या हार्ट का वाल चेंज हो चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उनको लिए तो ये मस्ट है, ये मस्ट रीड है। उनकी सारी क्वेरीज का आंसर इसमें मिल जाएगा जी। उसके अलावा जिनके घर में हार्ट पेशेंट है उनको हार्ट के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उनकी जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली ये बुक बड़ी यूज़फुल है। जी। तो बेसिकली आपके माइंड में दोनों थॉट थे कि जो रीडर्स हों वो पेशेंट तो हैं ही कि उनको आगे कैसे केयर करना है, लेकिन जो एक बाकी लोग हैं, जो एक जनरल लेमैन है जिसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हार्ट की जो प्रोसेस है, फंक्शनिंग है या जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उनको समझ सके। बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये है कि हार्ट डिजीज बड़ी इट्स ए हाईली प्रिवेंटेबल डिजीज। ओके। तो हार्ट डिजीज जिसको आज कोई हार्ट डिजीज नहीं है, किसी की फैमिली में बिल्कुल हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन तो भी किनको रिस्क है हार्ट डिजीज का। जैसे सारे स्मोकर्स को रिस्क होता है, सब डायबिटिक पेशेंट्स को रिस्क होता है, सभी पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है उनको रिस्क होता है, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है उनको रिस्क होता है। तो ऐसे सभी लोग आज जो स्वस्थ हैं, फ्यूचर में जिनको इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं, वो फ्यूचर में हार्ट डिजीज कैसे प्रिवेंट करें, वो भी उनके लिए भी बड़ी यूजफुल है। डॉक्टर बंसल, मुझे आपके बताने से इतना समझ में आया है कि ये बुक हर पर्सन के लिए यूज़फुल है, उसको हार्ट प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना, हार्ट की फंक्शनिंग को समझना और होने वाले रिस्क फैक्टर से बचने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी ये वाकई बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर आप टाइप कर सकते हैं ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट बाय डॉक्टर एस बंसल, और इस बुक को आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप बुक को डायरेक्टली मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बुक को मंगवा सकते हैं। डॉक्टर बंसल, हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आई हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज भी आपके साथ शेयर करूँ और उनके आंसर्स भी आप दें। पहली क्वेरी हमारे पास नितिन की आई है, जो कि लिखते हैं नोएडा से। इनकी क्वेरी है कि फैमिली हिस्ट्री है, इनकी फैमिली में मदर और पेरेंट, इनके जो फादर हैं दोनों को ही हार्ट प्रॉब्लम है और इनकी एज है 36 ईयर।
इनको कितने चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के? जब दोनों पेरेंट्स को हार्ट डिजीज़ हो तो चांसेस यूजुअली काफ़ी हाई रहते हैं। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके पहले तो ये है कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर इनके अंदर कितने हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री तो हो ही गई, जी इसके अलावा इनको डायबिटीज़ तो नहीं है, उसका इनको शुगर चेक कराने चाहिए अपने, जी एवरेज शुगर चेक कराना चाहिए HbA1c। फिर स्मोकर तो नहीं है, ये हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है इनका। जी तो ये सारी प्रॉपर इनकी चेकिंग 36 ईयर्स की एज जो है, दिस इज द टाइम व्हेन ही शुड गेट हिमसेल्फ स्क्रीन्ड फॉर ऑल द रिस्क फैक्टर्स एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीज। तो उसके लिए इनको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट हेल्थ चेक होना चाहिए इनका, जी जिसमें लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, जी उसके अलावा इको, स्ट्रेस टेस्ट में TMT, ये सब होना चाहिए। अगर वो एडिशनल रिस्क फैक्टर भी निकलते हैं, क्योंकि अगर दोनों पेरेंट्स को है तो जेनेटिकली इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें फिर अगर इनके बॉर्डरलाइन डायबिटीज निकलती है या हाई कोलेस्ट्रॉल निकलता है तो फिर इनको CT एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए, जी जिससे ये पता लगेगा कि इनके कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो है शुरू तो नहीं हो गई है हार्ट की आर्टरीज में। क्योंकि CT एंजियो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, उससे ऐसे लोगों में जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज जिनके दोनों पेरेंट्स में है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए, जी अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाएगी। जो आगे 10 साल बाद जो आके हार्ट की प्रॉब्लम इनको तंग करने वाली है, वो आज ही पता लग जाएगा कि ब्लॉकेज बननी शुरू हुई है कि नहीं। जी अगर शुरू हो गई है तो इनको फिर स्टैटिन्स नाम की दवाइयाँ होती हैं, वो शुरू करने से ये अपनी डिजीज़ को पोस्टपोन भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जी। एंड डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेरी भी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेरी है निशा की, जो कि हरियाणा से लिखती हैं। इन्होंने पूछा है, इनके टेस्ट नॉर्मल हैं, इन्होंने डायबिटीज़ के टेस्ट कराए हैं, थायराइड के टेस्ट कराए हैं और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराए हैं। एज इनकी 40 है। क्या इनको चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम होने के? किसी तरह का टेस्ट आप इनको रिकमेंड करेंगे? एज 40 है पर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है जी बिल्कुल, अदरवाइज कंफर्टेबल हैं, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। जी अगर ये डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, अदरवाइज भी 40 की एज पे एक जनरल हेल्थ चेकअप बनता है। जी जनरल हेल्थ चेकअप में उनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, शुगर्स के, लिपिड प्रोफाइल के, जी और उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, और ओवरऑल अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं तो भी अपनी बॉडी का आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, आपकी बायोकेमिस्ट्री ब्लड की पता होनी चाहिए जी कि आपका लीवर फंक्शन कैसा है, किडनी फंक्शन कैसा है, आपका यूरिन एग्जामिनेशन कैसा है, हीमोग्राम कैसा है। तो एक रूटीन टेस्टिंग एक बार जरूर होनी चाहिए। अगर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल निकलता है तो 5 साल बाद दोबारा होनी चाहिए। जी अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो एक बार जनरल स्क्रीनिंग 40 की एज पे जरूरी है। जी, वो सभी को दैट मीन्स करानी चाहिए, जी, आप जी, जी, रिकमेंड करेंगे बिल्कुल। आफ्टर 40। जी जी। नेक्स्ट क्वेरी भी डॉक्टर बंसल लेना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेरी हमारी रिलेटेड है, एक यंग पेशेंट हैं, उन्होंने बोला है कि उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। स्ट्रेस लेवल, जी, स्ट्रेस लेवल उनका काफ़ी हाई रहता है। उनको नींद की भी प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा होती है। क्या उनको हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क है? जो स्ट्रेस का मतलब ये हो गया, दो वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी या मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। जी उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे शुगर के लेवल्स भी डिस्टर्ब होते हैं। स्ट्रेस से हार्ट पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जी जो लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं उनको हार्ट डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जी तो इसलिए जो स्ट्रेस, एक तो अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, चाहे मेडिटेशन से, योगा से, कोई काउंसलिंग ले लें किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। जी एंग्जाइटी रहती है तो एंग्जाइटी के लिए अप्रोप्रिएट मेडिकेशन ले सकते हैं। जी माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है टू कीप द हेल्थ इन ए गुड शेप। दूसरा, इनको एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए अपना, तो उसके बाद पता लग जाएगा कि कुछ जो है इनके और कोई इश्यूज तो नहीं है। स्ट्रेस का कारण मेंटल स्ट्रेस ही है या उसका कोई बॉडी पे इफेक्ट पड़ा है, जी वो चेकअप भी एक बार उनका एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए। जी।
डॉक्टर बंसल, एक और क्वेरी हम लेते हैं। ये क्वेरी हमारे पास आई है हरियाणा से और निशा इनका नाम है। ये बोलती हैं कि इनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, ये उसके बारे में जानना चाहती हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल होता है और कितने टाइम के बाद रिस्क फैक्टर उसकी वजह से हमें हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। बेसिकली टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है इसके कई कंपोनेंट्स होते हैं जी। जिनमें बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एचडीएल है। जी। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 200 से कम होना चाहिए। एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, इट शुड बी इन फीमेल्स, इट शुड बी मोर देन 55 आइडियली, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल शुड बी बिलो 100। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स शुड बी लेस देन 200। तो ये जो वैल्यूज़ अगर आपकी ठीक हैं, इनसे कम है, नॉर्मल रेंज में है, जितना कम होगा उतना अच्छा है, एक्सेप्ट गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जितना हाई होगा उतना अच्छा है। तो अगर आपके लिपिड प्रोफाइल में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो आपको हार्म करेगा। तो आप जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे हम फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्टैटिन्स की प्रिस्क्रिप्शन करते हैं जी। जो कि आपको इनके फ्यूचर को सेफ रखेगी, ताकि उसकी वजह से कोई स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हैं वो प्रिवेंट की जा सकें। डॉक्टर बंसल, एक क्वेरी हमारे पास हरियाणा से आई है। सतबीर इनका नाम है और एज इन्होंने मेंशन की है 60। इन्होंने बोला है कि इनकी ईसीजी की रिपोर्ट, इको की रिपोर्ट नॉर्मल आई है, इनको कितना रिस्क है हार्ट प्रॉब्लम होने का? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लोग कई बार क्या होता है, चेस्ट पेन होता है और ईसीजी नॉर्मल और इको नॉर्मल सोच के वो दे एज्यूम कि उनका हार्ट नॉर्मल है, जो कि बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है समाज में। क्योंकि ईसीजी जो है, हार्ट अटैक होगा तो ईसीजी अब नॉर्मल आएगी जी। वो भी कई बार लेट अब नॉर्मल आएगी। हार्ट अटैक पहले शुरू हो जाता है, ईसीजी में चेंजेस बाद में आते हैं जी। दूसरा, इको में भी अगर 90% के ब्लॉक भी हों तीनों आर्टरीज में तो भी ईसीजी नॉर्मल आ सकती है, इको भी नॉर्मल आ सकती है जी। तो ईसीजी इको नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि हार्ट डिजीज रूल आउट हो गई। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हो रहा अगर ईसीजी इको नॉर्मल है तो जी। लेकिन एंजाइना हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है, तो उसके लिए आपको अगर सिम्टम्स से कोरिलेट करना पड़ेगा। अगर कोई सिम्टम भी नहीं है, आपने वैसे ही ईसीजी को कराया है, फिर तो आप प्रैक्टिकली निश्चिंत रह सकते हैं। एक स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी करा सकते हैं टू सी हाउ योर हार्ट बिहेव्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके। वो एक ये रेस्टिंग पोजीशन में ईसीजी को हुई है। जब आप स्ट्रेस डालेंगे हार्ट पे तो अगर ब्लॉकेज होगी तो स्ट्रेन पड़ेगा हार्ट पे, तो वो ईसीजी में, एक्सरसाइज ईसीजी में दिखाई दे जाएगा जी। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइनल पेन हो रहा है और ईसीजी को नॉर्मल है, तो ईसीजी को नॉर्मल होने के बावजूद आपको एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है जी। और अगर एटिपिकल पेन है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना लाइक पेन नहीं है, तो सीटी एंजियो से रूल आउट कर सकते हैं। अगर टिपिकल एंजाइना लाइक पेन है जी, तो फिर प्रॉपर रेडियल एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। तो हम रूटीन में बहुत सारे पेशेंट्स का देखते हैं कि ईसीजी को नॉर्मल है लेकिन फिर उनको मल्टीपल सीरियस ब्लॉक्स निकल आते हैं एंजियोग्राफी में। तो हम हिस्ट्री पेशेंट की जो होती है ना, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन या चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, उसकी वैल्यू ज़्यादा है नॉर्मल ईसीजी इको से, उसकी वैल्यू ज़्यादा नॉर्मल। तो अभी हमने डिस्कस की आपकी क्वेरीज डॉक्टर बंसल के साथ। अगर आपकी भी हार्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपकी सभी क्वेरीज का जवाब हम देंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड रिगार्डिंग दिस बुक, जो हमारे व्यूअर्स के लिए वाकई एक बहुत यूजफुल टूल की तरह काम आने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है डॉक्टर बंसल, जिनके साथ हमने डिस्कस किया आज बुक के बारे में, ऑल यू नीड टू नो अबाउट हार्ट। वाकई अगर हार्ट से रिलेटेड आप किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फंक्शन के बारे में, हार्ट में होने वाली तमाम तरह की प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेज और साथ ही उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस, एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बारे में
ऑथेंटिक, कंप्लीट और ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। और उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल करके बुक को मंगवा सकते हैं। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर।